इसके इसमें मैं बता दूं, मेजरमेंट में मैंने कुछ थोड़े से चेंजेस किए हैं। चेंजेस कुछ नहीं है, बस हमने क्या किया है, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी नीचे दिया है अगली स्लाइड पे। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने इसलिए दिया है कि ये क्वेश्चंस हमारी ई बुक में अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूं इनका सॉल्यूशन भी किस प्रकार से दिया है। तो जो सॉल्यूशन ई बुक में अवेलेबल है वही हमने यहाँ पे दिया है। ये कुछ ही क्लास में रखा है, एक एडवर्टीजमेंट समझ लो या आप कुछ भी समझ लो भाई। ये है चंद्रिका पांडे जी, सागर है, नमस्ते सर जी, आई एम सागर हरिद्वार। अच्छा ओके सागर, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है इन्होंने, इसने पूछा है कि जो विद्युत उपकरण है, हाउ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, यानी कि किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं आप किसको, विद्युत उपकरण को, मेजरिंग एंड इंडिकेशन में, एनालॉग और डिजिटल में, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी में, ऑल ऑफ दीज। तो भाई मेरे पास मेजरिंग भी है और इंडिकेटिंग भी है, एनालॉग भी होते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, आपके पास जो क्वांटिटी को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी को जितना भी आपका इंडिकेशन किया जाता है आपके पास मेजरमेंट के द्वारा किया जाता है, चाहे वोल्टेज नापो, करंट नापो। अब देखो एक बच्चा मेजर एनालॉग और डिजिटल पढ़ रहे हो, जिसमें 1 2 3 लिखा आ रहा है वो डिजिटल है, और जिसमें मीटर के थ्रू आ रहा है वो एनालॉग है। डिजिटल आपका अधिक एक्यूरेसी देता है, एनालॉग आपके पास कोई पॉइंट इसमें है तो आप इधर लोगे या इधर लोगे। ठीक है, एब्सोल्यूट भी रहता है और सेकेंडरी भी रहता है, सभी टाइप्स के हमने पढ़ रखे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो इसका हमने क्या है, ये इस प्रकार से सॉल्यूशन है इसके पास कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन उनके फंक्शन के आधार पर कई तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। और मैंने बता दूं, यानी कि सॉल्यूशन जो हमने बना रखा है, ठीक है, आपका ये जो डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है, और जैसे कि आपके पास ये है एब्सोल्यूट और सेकेंडरी। एब्सोल्यूट निरपेक्ष, कुछ ने हिंदी में जानते होंगे, कुछ बच्चे इंग्लिश में जानते होंगे, तो इन शब्दों का ध्यान रखा गया है कि जो हिंदी के शब्द है उनके साथ इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी उनके साथ रखा गया है, ताकि सभी बच्चों को, चाहे हिंदी के हो इंग्लिश के हो, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप है। ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक है, क्या जाता है, ये मापने और संकेत करने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एनालॉग और डिजिटल, और मूविंग कोयल डिजिटल मीटर है। ठीक है, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी जैसे टेंजेंट, गैल्वेनोमीटर, एमीटर हो सकते हैं, इसलिए सभी विकल्प सही है। क्लियर है, तो यानी कि इस वाले आज के सेशन में हमने सॉल्यूशन भी डाला है ताकि आपको पता चल जाए भाई कि ई बुक में हमने सॉल्यूशन भी किस प्रकार का दे रखा है। हालांकि 1 2 चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ भी मैं उसमें डाल दूंगा। अब है कि भाई इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन क्या है। तो भाई इंस्ट्रूमेंट हमारे अलग अलग कैटेगराइज है। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक इंडिकेटिंग टाइप होता है, रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं। ठीक है, जो इंडिकेट का मतलब है आपने सप्लाई किया, ठीक है, आपने जैसे वोल्ट मीटर से नापते हो तो एकदम वोल्टेज दे दी, यानी कि एकदम रिस्पॉन्स देना, वो क्या है, इंडिकेटिंग टाइप का रहता है आपके पास। तो क्या है इसमें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि तात्कालिक मान को एकदम शो करता है इंडिकेटिंग। आपने जैसे कि भाई कुछ भी चेक कर रहे हो, आपको करंट नापनी, एमीटर को लगा दिया तो एकदम बता दे रहा है, वो एमीटर है, वोल्ट मीटर है, वो एकदम बता दे रहा है। ठीक है, अलग अलग इंडिकेटिंग टाइप होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप होता है, इंट्रीगेशन टाइप होते हैं। रिकॉर्डिंग टाइप जैसे कि पेपर पे जो डाटा रिकॉर्ड करता है, जो स्टोर करता है, और इंट्रीगेटेड टाइप आपके पास इंट्रीगेशन एनर्जी मीटर, वो एकदम से एनर्जी थोड़ी बताता है, कैलकुलेट करके बताता है। क्लियर है, तो इसमें हो जाएगा बी। तो सेम वही है आपके पास। इसका देखो ये हमने क्या बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। सॉल्यूशन में मतलब आपको, अगर आप वैसे भी नहीं पढ़ोगे ना, सिर्फ क्वेश्चंस, ई बुक और सॉल्यूशन पढ़ लोगे, तब भी आपको बेसिक चीजें तो पढ़नी पड़ेगी। बेसिक पढ़ के भी बुक पढ़ लोगे तो भी कोई भी एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लोगे। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मुख्य कार्य है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करना, तात्कालिक मान को दिखाना। उदाहरण के लिए वोल्ट मीटर, एमीटर, ठीक है, रियल टाइम में वोल्टेज और करंट को प्रदर्शित करते हैं, उदाहरण भी दे रखे हैं। और उपकरण रिकॉर्डिंग, कंट्रोलिंग, डेटा स्टोर के लिए नहीं है, यानी कि जो दूसरे ऑप्शन है उनके बारे में बताया है कि इनका उपयोग तुरंत इमीडिएट इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम की स्थिति को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो यानी कि वो तो बताया कि आंसर भी बताया, साथ में इसका उदाहरण भी दिया है, और बाकी और ऑप्शन पे भी हमने काम किया है कि वो क्यों नहीं है। क्लियर है भाई, कहने का मतलब
आपको जब बुक पढ़ोगे तो मजा आएगा भाई, ठीक है। और मेजरमेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। जो न्यूमेरिकल होंगे रेंज बढ़ाने के वो भी करेंगे हम, ओके, और बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, क्लियर है। इस पे आ जाते हैं अब आपके पास जरा, वोल्ट मीटर किस प्रकार का उपकरण है। तो वोल्ट मीटर एकदम से आपने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्टेज शो होगी, एकदम से इंडिकेशन हो गया कि नहीं हो गया। तो सिंपल सी बात है, कौन सा हो गया भाई, इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो गया है, ठीक है। सेम वही लिखा है, वोल्ट मीटर एक इंडिकेट टाइप का है और वोल्टेज को तुरंत दिखाता है, इंस्टेंट शो करता है, ना कि रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो वही चीजें हैं, बस इसमें मैं इस पे जा नहीं रहा, सॉल्यूशन में बता ही दे रहा, सॉल्यूशन आप पढ़ लेना, इनका कंप्लीट अगर आपको वो चाहिए तो उस पे मिल ही जाएगा। बस ये तो आपको मैंने दिखाने के लिए डाल दिया है इसमें, ओके। चलिए पढ़ते रहना आप। इसी प्रकार से आया है आपके पास ये वाला सवाल, ये सवाल बहुत बार आता है भाई आपके पास, ठीक है। इस सवाल का जवाब दीजिए जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। यह है कि आपके पास व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रीगेटिंग टाइप। तो भाई इंस्ट्रूमेंट आपके मैंने बता रखा है, इंडिकेटिंग टाइप होते हैं और आपके पास रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं, अलग अलग रहते हैं। कुछ आपके पास इनके आधार पर रहते हैं, कुछ एनालॉग डिजिटल के आधार पर रहते हैं, सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है आपके पास भाई, एनर्जी मीटर। क्योंकि एनर्जी मीटर को देखा आपने, वो क्या करता है, महीने भर की, दिन भर की, एक घंटे की यूनिट कैलकुलेट करता है टाइम के रेस्पेक्ट में। एनर्जी मीटर आपके पास क्या है, जो वॉट मीटर रहता है मेरे पास इंडिकेटिंग टाइप रहता है, P इंटू टी होता है। तो ये वाला बल्ब कितनी देर चलेगा उस चीज को एनर्जी से शो करता है, तो पूरी एनर्जी कैलकुलेट करके देता है। तो इंट्रीगेशन ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो एनर्जी मीटर आता है क्वेश्चन कि किस टाइप का होता है। अब देखो इसका सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है, मतलब कि पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एक दो का बता दे रहा हूं इसमें, ठीक है। इस वाली क्लास को तो मेजरमेंट में हमने इसी टाइप से रखा है कि क्वेश्चन सोल्व किए जा सके। कि एनर्जी मीटर एक इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, उदाहरण, ठीक है, का उदाहरण है। यह समय के साथ एनर्जी को मापता है, ठीक है, और एक्यूमुलेट वैल्यू को किलोवाट आवर्स में दिखाता है, यानी कि एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठी की गई वैल्यू को, ठीक है। एमीटर वोल्ट मीटर इंडिकेटिंग है, और जबकि वाट मीटर भी इंस्टेंटेनियस पावर को मापता है। ऊर्जा मीटर बिजली की खपत, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को ट्रैक करने के लिए घरों में और उद्योग इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है भाई, यही सेम सॉल्यूशन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। चलिए भाई अब देखो भाई, चलिए अगले सवाल पे आते हैं भाई बच्चों, ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, नमस्ते सर जी। अभी देखते हैं आज की क्लास आपकी, मुझे लगता है थोड़ी छोटी हो सकती है, क्योंकि यार लाइट नहीं आ रही है और जो मेरा स्टूडियो है बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, एग्जॉस्टिंग पॉइंट नहीं है, और लाइट नहीं आ रही, तो इस वजह से एसी चल नहीं रहा है। तो आपको कुछ देर में मुंह पे पसीने टपकते हुए दिख जाएंगे। तो जब समझो अगर ज़्यादा होगी तो बस उस दौरान क्लास ज़्यादा गर्मी जब झेली जाएगी तो बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई नहीं, मुझे लगा था कि आ जाएगी लाइट, तूफान आ रहा है तो तूफान में लाइट चल जाते हैं। आप खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कभी सोचा है क्यों भेज देते हैं लाइट, इलेक्ट्रिसिटी क्यों बंद कर देते हैं तूफानों में? ताकि तार जब आपस में टकराएं तो स्पार्किंग ना हो, फॉल्ट ना हो, आग लगने का खतरा, फॉल्ट की कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। बहुत इमरजेंसी मोड की सप्लाई हम ऑन रखते हैं। तो लो तूफान का भी एक वो पता चल गया होगा आपको कि क्यों। तो इसलिए कभी इलेक्ट्रिसिटी वालों पे गुस्सा मत हो ना, क्या तूफान में लाइट भगा देते हैं। आपने देखा होगा जब आंधी तूफान चलते हैं तो तार आपस में चलते हैं, जब सप्लाई नहीं होगी उनमें तो कोई स्पार्किंग हो ही नहीं। इमेजिन करो दो फेस टकरा जाएंगे तो उसमें स्पार्किंग होगी, आग भी लग सकती है। तो बहुत सारे खतरे रहते हैं तूफान के, ठीक है। बारिश का इतना खतरा नहीं रहता जितना तूफान का रहता है। तूफान में क्या होता है, हवा चलती है तो हमारे कंडक्टर्स मूव करते हैं, बहुत सारे खतरे रह जाते हैं। चलिए अच्छा, अब है पर्पस क्या है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो भाई रिकॉर्ड क्यों रखते हो आप? सिंपल सी बात है, जानकारी के लिए रखते हो आप कि किस टाइम क्या लोड आ रहा था, इसलिए रिकॉर्डिंग करते हैं। उसी हिसाब से प्लानिंग में काम आती है, बहुत सारे केस स्टडी में काम आता है, ठीक है।
तो रिकॉर्डिंग उपकरण का उद्देश्य क्या है? रियल टाइम वैल्यू को शो करना, स्टोर द डाटा, कंट्रोल द सर्किट, इंडिकेट द पावर। तो रिकॉर्डिंग का मतलब भाई डाटा को स्टोर करना है, यानी कि जो डाटा आ रहा है इस टाइम इतनी वोल्ट थी, इतनी करंट थी, इतनी पावर थी, इतनी फ्रीक्वेंसी थी, ये सभी चीजें आपकी आती है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए सेम यही है, देखो इसका सॉल्यूशन भी इन्होंने दे रखा, रिकॉर्डेड, कि जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का उद्देश्य समय के साथ डाटा का संग्रह करना या स्टोर होता है, जो कि चार्ट रिकॉर्डर जो वोल्टेज या करंट के कागज को पेपर पर रिकॉर्ड करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? चार्ट रिकॉर्डर बोलते हैं। एक चार्ट बनाता है कि किस टाइम क्या वोल्टेज और करंट थी। ठीक है, बता देना अगर साउंड थोड़ी ज्यादा हो रही होगी तो, अभी थोड़ा बाहर के नॉइजी साउंड थोड़ी ज्यादा हो रही है, मुझे भी लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? यह इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखाने और सर्किट को कंट्रोल करने या पावर को इंडिकेशन के लिए नहीं है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखाने के लिए नहीं, ये नहीं है, इसमें ऑप्शन होंगे। ठीक है, इसका उपयोग डाटा एनालिसिस मैंने बताया था और ट्रेंड ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि जब हमारे पास डाटा रहेगा तभी तो हम प्लानिंग करेंगे, डाटा को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपके पास देखिए क्या कहते हैं, कौन सा उपकरण, ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है? तो बताओ भाई, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट टेंजेंट, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर या वाटमीटर या एमीटर? ठीक है, बताइए कौन सा होगा। चलिए कमेंट्स, सागर, चंद्रिका, बताइए जल्दी से कौन सा होगा इसका। इतना बस आज की क्लास में मैं ये चीजें रख रहा हूं कि सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी में तो सॉल्यूशन कराने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, चलो अब तो खोल ही दिया यार मैंने सॉल्यूशन। तो ये क्या है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये फिजिकल कांस्टेंट जैसे पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्मूला का उपयोग करके करंट को मापता है। और वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इनमें कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है। एब्सोल्यूट में लेबोरेटरी में सटीक माप के लिए किया जाता है, इसमें हमारे पास कैलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसको ऑप्शन करेक्ट कर ही लेना, ये तो इसमें आ गया, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे ई बुक में भाई 450 सवाल के आसपास है मेजरमेंट के। यहाँ पे तो 450 नहीं होंगे, जो महत्वपूर्ण सवाल है केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम, या उनसे रिलेटेड सवाल। ठीक है, और अगर आपको चीजें कंप्लीट पढ़नी है तो बुक में जाइएगा, बुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है? डिजिटल मल्टीमीटर, मूविंग कोयल, स्मार्ट मीटर, डिजिटल है। तो तीन में तो दो में तो खत्म ही हो गया, डिजिटल मीटर डिजिटल है। स्मार्ट मीटर भी आजकल डिजिटल ही आ रहे हैं भाई, स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं आपके पास वो डिजिटल ही आ रहे हैं। तो मूविंग कोयल मीटर जो हमने पढ़ा है उसमें कोयल मूव होती है और रीडिंग दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, PMMC होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कोयल, जो DC को भी मेजर करता है, AC को मेजर नहीं करता है। आगे आएंगे, इस प्रकार के सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं आपके पास। ठीक है, तो इस पे मैं लेकिन खैर जब ये PDF आप पे जाए तो ठीक ठाक से जाए ना, इसको मैं छोड़ तो इतने पे ही सकता हूँ, बट कोई नहीं। ठीक है, मूविंग कोयल एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, यह नीडल के साथ स्केल पर कंटिन्यूअस वैल्यू को शो करता है। पढ़ लीजिएगा आप, मिल तो जाएगा ये आप। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आई थिंक, हाँ रिपीट ही हो गया है। चलिए इसको हम डिस्कस भी नहीं करते हैं। एनर्जी मीटर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और ये पता नहीं हो, चलो हो जाता है कभी कभी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है भाई। इसमें पूछ रहा है ये कि भाई आपके पास जो मूविंग कोयल है, ठीक है, हाउ इज द डिफ्लेक्टिंग फोर्स जनरेटेड इन मूविंग कोयल बाय द। अब इसने पूछा डिफ्लेक्टिंग। अब देखो तीन तरह के टॉर्क होते हैं भाई, मैं तीनों का एक एक उदाहरण बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में
क्या होता है आपके पास, ठीक है, एक कोईल लगी रहती है, सिंपल सी बात है, ये कोईल ही समझ लो आप, और इसी से क्या रहता है आपका पॉइंटर जुड़ा हुआ रहता है, ये घूमता है और यहाँ पे स्केल रहता है। तो तीन तरह के टॉर्क होते हैं आपके पास, कंट्रोलिंग टॉर्क, सॉरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तीनों का एक एक उदाहरण समझ लें। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये है जो इसको मूव करने का काम कर रहा है, ठीक है, जो कि मेरे पास करंट गुजारोगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ रखा आपने इसमें, BINA, फ्लक्स डेंसिटी, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। तो आई करंट के, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, जितना करंट हो गए तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के ऊपर डिपेंड करता है, मोटर में भी हमने पढ़ा है। दूसरा आता है कंट्रोलिंग टॉर्क, स्प्रिंग। अगर आप स्प्रिंग नहीं लगाओगे तो पूरी की पूरी ये जीरो है, ये यहां तक रीडिंग यही पड़ी रहेगी, ठीक है। तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज भी करता है, और बैलेंस कंडीशन कब आती है, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है। तीसरा टॉर्क आ जाता है आपके पास, जो है आपके पास डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग का मतलब है पॉइंट पे आगे यहाँ पे यूं रोटेट करेगी, तो मुझे इसे स्टेबल कंडीशन में लाना, तो वहां पे हम डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग, एयर डैम्पिंग, ठीक है, अलग अलग तरह की डैम्पिंग यूज करते हैं, क्लियर है। तो इसने पूछा कि मूविंग कोइल में डिफ्लेक्टिंग कैसे होता है, बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो भाई या स्प्रिंग टेंशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटी। तो इसमें करंट तो है नहीं, तो लेकिन बी मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक क्षेत्र से। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? चलो भाई, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड से उत्पन्न होता है, करंट से भी होता है, इन्होंने बोल भी रखा है यहाँ पे ना। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड से उत्पन्न होता है, कोइल में करंट के बहने से भी स्थायी चुंबक के साथ फोर्स उत्पन्न होता है जो कि पॉइंटर को हिलाता है। स्प्रिंग कंट्रोल करने के लिए, फ्रिक्शन बाधा डालता है, और जो ग्रेविटी इसमें शामिल नहीं है, तो सटीक माप और यह है सटीक मेजरमेंट देता है, ठीक है। मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने इसमें डाल रखे। अब भाई आ जाते हैं ये अगले सवाल में। पीएमएमसी में कंट्रोलिंग फोर्स कौन सा है? कंट्रोलिंग फोर्स अभी बताया था मैंने, कंट्रोलिंग टॉर्क समझो या फोर्स समझो, ठीक है। तो मैंने बताया था स्प्रिंग रहता है कंट्रोलिंग, जो मेरे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज करता है, ठीक है भाई। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज करता है उसे हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। स्प्रिंग के जरिए दिया जाता है, कुछ में आपके पास वेट के जरिए भी दिया जाता है, ठीक है। पीएमएमसी में कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग द्वारा प्रदान किया जाता है। यह सुई के डिफ्लेक्शन को वापस लाता है, ठीक है, और सही मान पर, करेक्ट वैल्यू पर रोकता है। चुंबक में डिफ्लेक्शन टॉर्क, ठीक है, और डिफ्लेक्शन टॉर्क के लिए एयर डैम्पिंग, चुंबक में डिफ्लेक्शन के लिए एयर या एडी करंट, करंट डैम्पिंग के लिए होते हैं। इसमें बोल रखा है कि ये दोनों चीजें एयर और एडी करंट डैम्पिंग के लिए होते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल बैलेंस के लिए, और जो एक्यूरेसी को प्रोवाइड करता है उसके लिए होता है, ठीक है। चलिए, ये पढ़ने में मुझे बहुत बोरियत भी आ रही है ना। आगे की क्लास में नहीं रखेंगे हम ये, लेकिन मैंने डाल दिया था बस, ठीक है। चलो अच्छा, ये है आपके पास विच मेथड कॉमनली यूज फॉर डैम्पिंग इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है कॉमनली, जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारी भाई जो डैम्पिंग यूज की जाती है, एडी करंट डैम्पिंग यूज की जाती है। एडी करंट डैम्पिंग में क्या होता है कि एल्युमिनियम की डिस्क होती है, मैग्नेट के बीच में रखी रहती है, ठीक है, उसी में एडी करंट प्रोड्यूस होती है। तो उससे क्या होता है, आपके पास पॉइंटर जल्दी रुक जाता है, ठीक है। तो सेम यही चीजें होगी इसमें। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए एक एडी करंट डैम्पिंग सामान्य रूप से उपयोग की जाती है। कोइल गति से एडी करंट द्वारा सुई पॉइंटर के ऑस्किलेशंस को रोकता है। ऑस्किलेशन का मतलब वही हो गया जो पॉइंटर वहां पे मूव कर रहा है, रुक रहा है, ठीक है। यह तेज और सटीक रीडिंग की एक्यूरेट रीडिंग देता है। चलिए अच्छा, अब देखो अगला सवाल है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, देखिए क्या कहता है। जवाब दो यार बाकी भी।
अच्छा ये है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में व्हाट हैपन इफ द कंट्रोलिंग फोर्स इज एब्सेंस इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कंट्रोलिंग फोर्स ना हो तो क्या होगा? जवाब दो भाई। मुकेश जी स्वागत है आपका। यार गर्मी लगने लगी है बहुत भयंकर। चलिए भाई बताइए। अगर भाई कंट्रोलिंग तो अब सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग तो कंट्रोल करना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस चीज पे हम कंट्रोल कर सकते हैं ना उसी चीज का हम यूज भी कर सकते हैं। ये कहीं पे भी देख लो, आप अपनी रियल लाइफ में हमेशा उस चीज का यूज कर सकते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो कहाँ से यूज करोगे उसका, है ना? आई बात समझ में? कुछ भी उठा के देख लो। जैसे अब देखो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली गिरती है उस पर हमारा कंट्रोल है ही नहीं, है तो बिजली ही वो भी इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी क्या उसका भी यूज कर सकते हैं अगर हम ऐसे डिवाइस बना ले कि उसको स्टोर किया जा सके। लेकिन हमें पता नहीं रहता एक तो वो गिरेगी कहाँ, कितने वोल्ट की होगी, क्या उसके पैरामीटर्स रहेंगे, तो यानी कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना? चलिए, तो भाई अगर ये नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, पॉइंटर मेरे पास, सिंपल सी बात है, पॉइंटर यहाँ कनेक्ट रहता है 0 इन्फिनिटी, तो ये यहाँ से इस पोजीशन पे पड़ा रहेगा कंट्रोलिंग टॉर्क। तो यानी कि पॉइंटर ऑस्किलेट करेगा, ये तो होगा नहीं, पॉइंटर मूव मैक्सिमम मैक्सिमम तक जाएगा वो, जो इसकी भी लिमिट होगी उसकी, ठीक है, और पॉइंटर रिमेन्स स्टिल। तो ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, सेम वही है। देखो अगर वही करोगे कि ठीक है, अगली स्लाइड पे रखा है इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी। ठीक है, फोर्स ना होने पर पॉइंटर अधिकतम तक जाता है मूव टू, जैसे कि मूविंग कोयल, कोयल मीटर। ठीक है, अभी तो बेसिक बेसिक चल रहे हैं, अच्छे और भी थोड़े घुमाने वाले सवाल भी आएंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक क्या, जब आते भी बेसिक है भाई, ऐसा नहीं है कि ये वाले सवाल नहीं आते। इसमें पूछा है कि फोर्स को बैलेंस, डिफ्लेक्टिंग फोर्स इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बैलेंस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को इंडिकेटिंग में कौन से संतुलित करता है? इंडिकेटिंग में पूछा ना, सांकेतिक उपकरण कौन सा बल विक्षेपण को क्या करता है आपके पास, बैलेंस करता है। चलिए भाई बताइए, पॉइंटर मूव टू मैक्सिमम, मुकेश कुमार जी बताइए, विच फोर्स बैलेंस द डिफ्लेक्टिंग फोर्स इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब वो डिफ्लेक्ट तो हो गया, मूव को डिफ्लेक्ट करता रहता है करता रहता है, तो वो कौन सा फोर्स करता है उसको आपके पास, डैम्पिंग फोर्स, एक जगह फिक्स कर देता है। ठीक है भाई, अरे एक सेकंड में उल्टा बता गया, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट, अच्छा मैं क्वेश्चन को गलत समझ गया था। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, ये क्वेश्चन दोबारा भी आया, दोबारा हो गया आई थिंक, पहले भी हमने किया था, बट खैर कोई नहीं। मैं क्वेश्चन को ऐसा समझा कि जो पॉइंटर है उसको मूव करने से स्टेबल कौन करता है, तो इसमें पूछा डिफ्लेक्टिंग में, अभी भी बताया था कि मैंने पहले क्वेश्चन में, जो डिफ्लेक्टिंग है, तो अगर मैं डिफ्लेक्ट को कंट्रोल करता हूं किसके, कंट्रोलिंग फोर्स के जरिए, जो कि हम किसके जरिए देते हैं, स्प्रिंग के जरिए भी देते हैं और वेट के जरिए भी देते हैं, तो क्या होता है, कंट्रोलिंग फोर्स। मैं गलत कर गया, गलत नहीं मतलब बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे पढ़ कुछ लेते हैं और समझ कुछ लेते हैं। ठीक है, ये तो आंसर की थी यार यहाँ पर, क्वेश्चन भी थोड़ा रिपीट हुआ है, अभी इससे पहले 2-4 क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, करेक्ट पोजीशन पर रोकता है, डैम्पिंग फोर्स ऑस्किलेशन को रोकता है। ऑस्किलेशन का मतलब किसी पॉइंटर पे जाके वो जब यूं यूं हिलेगी ना, यहाँ पे जाके आपने देखा हो, तो उस प्रकार के ऑस्किलेशन को रोकता है। और जबकि कंट्रोलिंग टॉर्क रहता है वो पूरे डिफ्लेक्शन को रोकता है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, स्टेबल कंडीशन कब आती है, जब टी डी इक्वल टू टी सी होता है, ये बहुत बार आता है आपके पास, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा किसके बराबर हो जाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके पास। मूविंग आयरन में भूमिका क्या है, जो मूविंग आयरन में ना, व्हाट इज द रोल ऑफ डैम्पिंग फोर्स।
तो भाई डैम्पिंग फोर्स मैंने अभी बताया था, डैम्पिंग फोर्स जो है, ठीक है, क्या बताया था, पॉइंटर को स्टेबल करने में काम आता है भाई। तो इसमें देख लो, मूव द पॉइंटर, स्टेबल द पॉइंटर, तो सिंपल सी बात है, पॉइंटर को स्थिर करने में काम आता है, सुई को स्थिर करना, तो वही मेरे पास डैम्पिंग उसका काम रहता है भाई। आते हैं इन पर टॉर्क पे से एक सवाल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके पास, देखिए क्या कहता है। अब देखो इसमें क्या है कि हाउ इज एडी करंट डैम्पिंग अचीव इन इंडिकेट, एडी करंट डैम्पिंग कैसे प्राप्त करते हैं भाई। अब भाई सिंपल, एडी करंट, तो एडी करंट हम प्रोड्यूस, एडी करंट प्रोड्यूस होती है, सेम एडी करंट का कॉन्सेप्ट वही जो आप ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एल्युमिनियम की एक डिस्क लगाते हैं और मैग्नेटिक उसमें रखते हैं, और तो जब वो सिंपल सी बात है वो घूमती है तो फ्लक्स कट करती है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होती है, तो उसी को हम एडी करंट बोलते हैं यूजिंग एल्युमिनियम डिस्क। काम क्या है एडी करंट का, हमारे पास डैम्पिंग, यानी कि उसके डैम्पिंग को, यानी कि पॉइंटर को स्टेबल करती है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट डैम्पिंग एल्युमिनियम डिस्क का उपयोग करके प्राप्त होता है, जबकि डिस्क चुंबकीय क्षेत्र में हिलती है तो एडी करंट उत्पन्न होती है, जो कि पॉइंटर के ऑस्किलेशन को रोकती है। ठीक है, तो यानी कि वो प्रोसेस भी बता रखी है। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोलिंग और मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन एयर डैम्पिंग के लिए है। ठीक है, और यह एक्यूरेसी को बढ़ाता है। इसने बोला कि जो स्प्रिंग है वो कंट्रोलिंग के लिए, और जो मैग्नेट है वो डिफ्लेक्शन के लिए, और एयर है वो डैम्पिंग के लिए। क्लियर है, तो क्योंकि उसमें ऑप्शन यही थे आपके पास। चलिए भाई, ये क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा घुमा के डाल दिया है इन पे। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए, जो बच्चे भी देख रहे हैं, शुभम, मुकेश और सागर, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कि जो विच फोर्स अपोज डिफ्लेक्टिंग फोर्स इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सेम क्वेश्चन ये दोबारा फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये हटाने पड़ेंगे, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो कौन सा फोर्स है जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स का अपोज करता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, वो कंट्रोलिंग टॉर्क था। ठीक है, चलिए इसको हम वो कर देते हैं लेफ्ट का। विच फोर्स इज नॉट एसेंशियल, ये भी रिपीट हो रहा है क्या? अच्छा, अब देखो भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम जरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोलता है आपके पास कि कौन सा फोर्स इसेंशियल नहीं है ऑपरेशन ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें तीन तरह के टॉर्क थे हमारे, डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तो कौन सा टॉर्क जरूरी नहीं है, तो डिफ्लेक्टिंग भी, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग भी, लेकिन फ्रिक्शन की कहीं पर भी जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ये है आपके पास, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सही बताऊं तो। ठीक है, एनर्जी मीटर में क्रिपिंग एरर को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो क्रिपिंग एरर क्या होता है, ये आपके पास एनर्जी मीटर में होता है, जिसको किलोवाट आवर मीटर भी आप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि आपके पास कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा आजकल तो स्मार्ट मीटर आ गए हैं, बट पहले टाइम में आपके पास एनर्जी मीटर होता था और उसमें अंदर एक चक्का सा घूमता रहता था, डिस्क टाइप का। तो कभी कभी आप पूरा लोड भी बंद कर देना तो भी वो चक्का घूमता रहता था। उस लोड के घूमने की, वो सॉरी, उस चक्के के यानी कि डिस्क के घूमने की जो स्पीड रहती थी वो डायरेक्टली लोड के ऊपर डिपेंड करती थी। जितना अधिक लोड उतनी तेजी से वो घूमेगा, उतनी ज्यादा यूनिट वो खर्च करेगा। लेकिन क्या होता है, मान लो आपने लोड ऑफ भी कर दिया, उसके बाद भी चक्का घूम रहा है, डिस्क घूम रही है। तो अगर वो डिस्क घूम रही है और कोई लोड भी नहीं है, इसी एरर को हम क्रीपिंग एरर बोलते हैं।
और ये पूछा जाता है कि भाई क्रीपिंग एरर कौन से इंस्ट्रूमेंट में पाया जाता है, तो एनर्जी मीटर में पाया जाता है, जिसको किलोवाट आवर्स मीटर भी आप बोलते हैं, जो कि आपके घरों के बाहर लगा रहता है, जिसमें बिजली का बिल आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे कम किया जाता है, उस डिस्क में 2 छेद कर देते हैं हम। ठीक है, और बाय रिड्यूसिंग रेडियस वोल्टेज, इंडक्टिव लोड, मैग्नेटिक पोजिशन, ड्रिलिंग द 2 होल्स डायनेमिक। ठीक है, अपोजिट डिस्क, तो डिस्क में 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत करके। ठीक है, तो उसके जरिए हम इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सी नहीं होगा बेटा, ठीक है, वो तो ब्रेकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अभी बताया था मैंने वैसे, मैक्सवेल ब्रिज, ये आते हैं भाई, मैंने एक ब्रिज पे आता है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे, कौन सा ब्रिज किस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। मैक्सवेल ब्रिज किसको नापने में प्रयोग होता है, तो अभी बताया था मैंने। ठीक है, इंडक्टेंस को नापने के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए वेन ब्रिज, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए आपका शेयरिंग ब्रिज। अब है विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट सिंगल एनर्जी मीटर वर्क, सिंगल फेज एनर्जी मीटर। इसने पूछा है कि भाई सिंगल फेज एनर्जी मीटर में ऐसा कौन सा सिद्धांत होता है जिसपे वो काम करता है। तो आपको पता, सिंगल एनर्जी मीटर बेसिकली क्या है, आपके पास मूवमेंट का कार्य करता है और उसका डिस्क घूमता है। ठीक है, हमें पता है, उसकी कंस्ट्रक्शन में देखा होगा, आपके पास एक पोटेंशियल कॉइल होती है, करंट कॉइल होती है। ठीक है, दोनों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, इस प्रकार से ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि जैसे जैसे करंट बढ़ती है वो घूमना चालू करे उसके स्पिंडल। ठीक है, तो बेसिकली वो किसके कारण होता है आपके पास, वो रहता है आपके पास इंडक्शन इफेक्ट। वो क्या रहता है आपके पास, इंडक्शन इफेक्ट। क्लियर है। सिंगल फेज मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर को ही हम डोमेस्टिक एनर्जी मीटर ही बोलते हैं, अलग अलग नाम बोल देते हैं भाई, इन पे क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक एनर्जी मीटर हो या किलो वाट आवर मीटर हो, या इसको एनर्जी मीटर भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम से दिया जाता है आपको। ठीक है, तो ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है घरेलू, क्या पढ़ता है भाई आपके पास, वाट आवर या किलोवाट, तो मैंने बता रहा किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि अगर आप 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होते हैं, मान लो 1000 वाट का आपके पास हीटर है, क्या है, हीटर, कितने वाट के होते हैं, अगर इसको आप 1 घंटा चला दोगे तो ये 1 किलोवाट आवर के बराबर ऊर्जा की खपत करेगा, या इसको 2 घंटे चलाओगे तो 2 किलोवाट आवर, 3 घंटे चलाओगे तो 3 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इसी को एक यूनिट, इसी के हिसाब से आपके बिजली के बिल भी बनते हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से आपके बिजली के बिल भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। ये बड़ा अच्छा सवाल, इनमें से अच्छा कथन असत्य निकालना है कि कौन सा फॉल्ट है। ठीक है, अब देखिए कौन सा असत्य, भाई देखते हैं। एमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल, तो एमीटर को कभी भी हम पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते, वो सीरीज में कनेक्ट रहता है। वोल्ट मीटर शुड हैव द हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रहता है, बिल्कुल ठीक है। वोल्ट मीटर शुड कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर भी पैरेलल में कनेक्ट रहता है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, तो इसने पूछा कि असत्य पूछा है, तो पहला है, क्योंकि एमीटर को, अगर मेरे पास ये लोड है, ये क्या है, लोड समझो, लोड के साथ हमेशा एमीटर सीरीज में रहता है। सीरीज में क्यों, क्योंकि जो करंट इससे होके गुजरेगी वही इससे जानी चाहिए, और तो सीरीज में है तो भाई मेरे पास सिंपल सी बात है, इसका रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस, लो कितना हो सकता है, लो के बदले मिनिमम, कम से कम हो सकता है, मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर मैं आइडियल की बात करूं तो 0 होना चाहिए। ठीक है,
और अगर वोल्ट मीटर की बात करें भाई, तो ये लोड है, अगर मेरे पास ये लोड है तो मैं यहीं से बता देता हूँ वोल्ट मीटर का भी, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को लगाते हैं पैरेलल में, वोल्टेज हमारी पैरेलल में मेजर समान होती है तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। एमीटर पे करंट सेम होती है, वो करंट को मेजर करता है, करंट सीरीज में सेम आएगी तो उसको सीरीज में लगाते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस। ये भी आ जाता है इन दोनों के रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर एमीटर, हाई रेजिस्टेंस। अगर आइडियल की बात करें तो भाई हाई कितना हो सकता है, सबसे अधिक इन्फिनिटी। और अगर मैं यहाँ पे आइडियल की बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो कितना हो सकता है, जीरो। मिनिमम कम से कम जीरो ही तो हो सकता है। तो हमें तो गलत वाला निकालना था, असत्य। तो एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि हम किसी भी चीज की करंट को निकाल सके। क्लियर है, ठीक है। असत्य ढूंढना था, ना कि इसमें सत्य। इस चीज का ध्यान आप रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके पास, वो देखिए क्या कहता है। इसने बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा आपके पास। ये बोल रहा है आपके पास कि यदि एनर्जी मीटर का डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सा एरर है। तो मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले भाई, ये वाला एरर कौन सा कहलाता है आपके पास, क्रीपिंग एरर, ठीक है। अगर बिना लोड के भी चल रही है, ये आता है क्वेश्चन, क्रीपिंग एरर पे सवाल आता ही आता है भाई, देखा है मैंने। इसको कम होता क्या है और इसको कम कैसे करते हैं। होता है बिना लोड के चल रही होती है, ठीक है, डिस्क, ठीक है, या क्या बोलते हैं, और इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड होल कर देते हैं डिस्क में, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में किसके मापन के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है। तो मल्टीमीटर आपने देखा होगा, जितने भी आपके इलेक्ट्रीशियन है वो मल्टीमीटर लेके घूमते हैं। ऐसा नहीं कि एक ओम मीटर लेके घूम रहे हैं, एमीटर घूमने के लिए, वोल्ट मीटर घूम रहे हैं। उसमें करंट भी नाप सकते हैं हम, उसमें एमीटर वोल्ट में भी नाप सकते हैं हम, और क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं हम, ठीक है। बहुत समय तो आपके पास ट्रांजिस्टर और डायोड की टेस्टिंग के भी टूल्स आते हैं, ठीक है। तो भाई अगर मैं बता दूं, इसमें एसी को भी नापते हैं हम, डीसी का भी उसमें सिंबल बना रहता है। जब डीसी को नापते हैं डीसी पे क्लिक करते हैं, मतलब बटन दबाते हैं, और रेजिस्टेंस यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो मल्टीमीटर से हम ये सभी चीजें नापते हैं, आपने देखा भी होगा मल्टीमीटर, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने चलाया भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ईजी रहता है आपके पास, यूज करना जरूर आना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए अब ये देखो, इस पे एनर्जी मीटर पे भी एक छोटा न्यूमेरिकल आ जाता है। या तो एनर्जी मीटर पे आता है न्यूमेरिकल छोटा मोटा, या फिर आपके पास आता है रेंज बढ़ाने पर, या फिर उस पर आ जाता है परसेंटेज एरर पे, हल्का फुल्का, ठीक है, मेजरमेंट में जो आते हैं आपके पास। तो मोस्टली यही 3-4 वो आते हैं न्यूमेरिकल ना। चलिए अब बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए भाई, जो बच्चा देख रहा है, ठीक है। इसने पूछा है कि यदि डिस्क एनर्जी मीटर 1500 टाइम्स टू शो 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट एनर्जी कंजप्शन, देन द एनर्जी कंजप्शन रिप्रेजेंटेड बाय 1 रिवोल्यूशन विल बी वाट मिनट। इतने इसने वाट मिनट में पूछ लिया, एक्चुअल में हमें वाट आवर्स में पता रहता है, लेकिन कन्वर्ट किया जा सकता है। इसने पूछा यदि एक एनर्जी मीटर को 1 किलोवाट की ऊर्जा दर्शाने में 15, यानी कि जब वो 1500 चक्कर काट लेता है तो भाई वो 1 किलोवाट की ऊर्जा की खपत दर्शाता है। यानी कि जब 1 किलोवाट आवर्स की ऊर्जा की खपत हो जाएगी तब तक वो 1500 चक्कर काट चुका होगा, ठीक है। इसलिए एनर्जी मीटर पे लिखा भी रहता है इसका कांस्टेंट ना, कि 1500 है या 1200 है या 1800 है। जो भी लिखा रहता है, अगर उस पर 1200 लिखा है तो दैट मीन्स वो 1 किलोवाट आवर्स की ऊर्जा की खपत में 1200 चक्कर काटेगा। 1800 लिखा है तो 1800 काटेगा, 1300 लिखा है तो 1300 लिखा है, ठीक है। ये चीजें उस पर लिखी रहती है एनर्जी मीटर के, आप देखोगे तो, ठीक है। इसे ठीक है। अब क्या है, इसने बोला कि भाई 1500 काटता है तो उसके एक चक्कर द्वारा दर्शाई गई ऊर्जा की खपत क्या होगी। तो बस इसने बोला कि भाई 1 किलो, सिंपल सी बात है, 1 किलोवाट आवर में ये कितने 1500 चक्कर काटता है, 1500 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो बस एक को निकाल दो भाई आपके पास, एक सिंपल सी बात है, रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा 1 किलोवाट आवर अपॉन के
1500। तो मेरे पास क्या है भाई, 1 रिवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर में। अब ये मिनट किसमें, वाट मिनट में कर रखा कन्वर्ट, वाट मिनट में कन्वर्ट कर रखा, तो मुझे इसे वाट में मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट आवर इजकल टू, 1 किलो का मतलब 1000 वाट, और आवर का मतलब 1 घंटे में कितनी, 60 मिनट। तो ये कितना हो गया, 60,000। तो बेसिकली 60,000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा, 1500, 20, 15 चौका 60। अब इसको किसमें कर दिया हमने, वॉट रिवोल्यूशन, वॉट मिनट, यानी कि 1 मिनट में इतनी पावर की खपत होगी। तो बी इज द राइट आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, समझ में आ गया? बहुत इजी है। इसी सवाल को घुमा फिरा के देता कि भाई 15, वो पूछेगा 1500 रिवोल्यूशन में इतनी पावर की खपत हो रही है, तो पूछेगा 3000 में कितनी होगी, 2 किलोवाट आवर। वो 3200 पूछ सकते, 3300 पूछ सकता है, 3400 पे कितनी होगी। या कभी कभी वो पूछेगा कि इतनी खपत करने के लिए कितने रिवोल्यूशन लेगा, या तो चक्कर पूछेगा या कुछ ना कुछ पूछेगा इनमें से। क्लियर है? ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी आपको प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसके जैसे 4-5 सवाल और करोगे, ठीक है, तो आपको चीजें मिल जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं अब आपके पास। हाँ, चलिए भाई, इसने पूछा कि डायनोमो प्रकार के यंत्र में स्थिर रखा जाता है। चलिए भाई, इस सवाल का जवाब दीजिए। डायनोमो टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो रखा जाता है आपके पास, अब देखो 2 कोयल होती है आपके पास, एक है आपके पास पोटेंशियल कोयल और दूसरी है करंट कोयल। तो इन दोनों में से किसको स्थिर रखा जाता है? चलिए भाई बच्चों बताइए, स्लाइड का नंबर देख के बताइएगा। ठीक है, इस सवाल का जवाब दीजिए जरा आप। ठीक है भाई, चलिए एक कॉल आ गई थी जरा। तो कहाँ थे हम? यहाँ पर तो भाई इसमें 2 कोयल होती है आपके पास, एक प्रेशर कोयल और दूसरी करंट कोयल। तो इसमें स्थिर किसको रखा जाता है आपके पास? करंट कोयल। ठीक है, और जो मूविंग कोयल रहती है वो प्रेशर कोयल रहती है आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखिए क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ टैकोमीटर। टैकोमीटर समझते हो आप? आपने जब मीटर की रीडिंग, मोटर की रीडिंग लेते हो ना, मोटर की उस पे लगाते हैं आप, स्पीड को नापने में मेजर करता है कि कितने आरपीएम पे घूम रहा है। वेग नापते समय टैकोमीटर की आउटपुट क्या होती है? तो ऐसा नहीं है कि आपको वो आरपीएम दिखता है भले ही, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है वो, उस स्पीड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो किसके रूप में मिलते हैं हमें? वोल्टेज के रूप में, वोल्टेज के रूप में मिलती है, ठीक है। उस वोल्टेज को आपको डिजिटलाइज करा के आरपीएम में कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसड्यूसर के जरिए, ठीक है। कभी सोचो कि वहां पे तो सर वोल्टेज नहीं मिलती, हमें तो आरपीएम मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अब देखो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, अब देखो आपके पास जब वेट नापते हो, ठीक है, वो भी आपको पहले इलेक्ट्रिकली शो हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा होगा, देन आपको डिस्प्ले में दिखता है, बस वो मैग्नीट्यूड दिखता है आपका। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बी है क्या? बेटा क्वेश्चन नंबर लिख दो आप, कौन से के बोल रहे हो आप। अगर इसकी बात कर रहे हो तो ये तो, इसका तो ए है, और इसकी बात कर रहे हो तो नहीं नहीं नहीं, बी नहीं है, मैं गलत, इस पे ना मैं टिक गलत कर गया। करंट कोयल है, सी होगा आंसर, ओके, ठीक है। बहुत सी बार यार हो जाता है हमसे गड़बड़, ठीक है, बी नहीं होगा, सी, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या? चलिए अच्छा। अब ये देखो भाई, ये रेंज बढ़ाने पे भी क्वेश्चन आता है आपके पास, सिंपल सी बात है, बड़ा अच्छा सवाल है भी, कि इसमें पूछा है कि 1 वोल्ट मीटर का फुल स्केल रीडिंग 0.5 वोल्ट है, फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम है। इससे 5 वोल्ट तक की रेंज के लिए सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगी या क्या होगा, ठीक है। होगी, साउथ एक्सेंट आ गया यहाँ पे। तो भाई एक फुल स्केल है वोल्ट मीटर, ठीक है, और फुल स्केल रीडिंग है इसकी 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, इसे नाप सकता है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है? 100 ओम, आर इंटरनल जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसने पूछा कि भाई मेरे को तो इसमें यानी कि 0.5 वोल्ट की रीडिंग को ही नाप सकता है, 0.5 वोल्ट। इसने पूछा कि मुझे तो 5 वोल्ट तक नापनी है, तो यानी कि यहाँ पे मेरे को 5 वोल्ट देनी पड़ेगी। मेरे को 5 वोल्ट नापनी है तो मैं कैसे नापूंगा? तो भाई 5 वोल्ट नापनी है तो बाकी की मेरे को सिंपल सी बात है, साफ पता चल रहा कि मेरे को 4.5 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ कराना पड़ेगा। इसमें ड्रॉप करा दूंगा तभी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, कि इसमें मेजरमेंट हो सके। तो इसने आर एस की वैल्यू इसने पूछी है, क्या पूछी इसने? आर एस की वैल्यू इसने पूछी है बेसिकली। देखो इसमें बहुत सारे तरीके हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, बस आपको उसकी रेंज से ज्यादा नहीं बढ़ना है। यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसमें करंट के द्वारा होता है, उसने ये चीज यहाँ पे दे दी, और इसमें मैं इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं करा सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इसकी इक्वेशंस की बात करूँ तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो। अगर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया आर एस की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसमें करंट की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे यहीं से इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे? देखो मैं इसमें करंट निकाल सकता हूँ, इसमें जाने वाली करंट, यानी कि जो इसमें डिफ्लेक्शन फुल देगा, तो आई इजकल टू क्या होगी इसके पास भाई? 0.5 बटे ये 100, ठीक है। और अगर यानी कि 0.0, ये कितना हो जाएगा? 0.5, कितना आ जाएगा भाई ये? एम्पियर। तो 0.005 एम्पियर, ये 5 मिली एम्पियर भी मैं इसको बोल सकता हूँ, या इसको 5 मिली एम्पियर भी मैं बोल सकता हूँ। तो भाई इससे इतनी करंट गुजारूंगा मैं, तो जाके ये इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, अब जो करंट इसमें जा रही है वो इसमें भी जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इससे 0.005 एम्पियर करंट जा रही है, तो मैं यहां से सिंपल सी बात है क्या निकाल सकता हूँ? इसका आर एस निकाल सकता हूँ, यहीं से वोल्टेज पता चल गई। तो आर एस इजकल टू 4.5 बटे 0.005, ठीक है। एक सेकेंड, हेलो, ठीक ठीक है, ठीक है भाई। तो इसको सॉल्व कर दो, और क्या नाम है, सिंपल सी बात है, 1 यहाँ और 1 इसको हटाने के लिए, तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगी इसको हटाने के लिए, है ना, क्योंकि 3 लगानी पड़ती है उसके लिए। तो 5 नम, तो यानी कि मेरे को यहाँ पे 900 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। 900 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा मैं, तो इसमें ड्रॉप हो जाएगा इतना, तो आंसर ये हो जाएगा।
या इसके और भी तरीके हैं, सिंपल सी बात है भाई। अब मुझे पता I इजकल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन के आर एस प्लस के आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, E आपको पता है, यहाँ पे आर एस आपको निकालना, आर इंटरनल पता, I पता है, तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करके यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन को आप कैसे ले रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बस आपका दिमाग कैसे चल रहा है वहां पे। लेकिन डिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि भाई डिफ्लेक्शन करंट से होता है हमारे पास, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इस पे एक सवाल आता है भाई आपके। चलिए अब इस सवाल का जवाब दीजिए। देखो मैं बता दूं, यहाँ से एक सवाल और बनता है कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हमेशा रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। ये क्या हो गया भाई आपका, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया जाता है, और एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हमेशा शंट में लगाया जाता है रेजिस्टेंस। इन चीजों का याद रखना भैया। क्लियर है भाई? चलिए अब इस सवाल का जवाब दीजिए जो बच्चे देख रहे हैं। ठीक है भाई, इसने बोला कि एक एमीटर है भाई, उसका फुल स्केल रीडिंग 0.5 एम्पियर है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। इसे 5 एम्पियर की रेंज के लिए उपयोग करना है, तो शंट रेजिस्टेंस क्या होगा। हमें पता है कि भाई एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को शंट में लगाते हैं। तो भाई एमीटर है, इसने बोला कि भाई ये तो 0.5 एम्पियर तक ही झेल सकता है, फुल स्केल रीडिंग यानी कि 0.5 एम्पियर तक ही ये दिखा सकता है, इसको झेल सकता है। 0.5 एम्पियर से ज़्यादा इसमें करंट हमें नहीं भेजनी है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 1 ओम है। तो इसने बोला कि भाई इसके शंट में रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि आर एस एच बोलते हो आप इसको भाई, कि अगर मैं इसे कितनी रेंज बढ़ाऊं, 5 एम्पियर। तो भाई 5 एम्पियर तक की रेंज मुझे बढ़ानी है। 5 तो सिंपल सी बात है, साफ पता चल रहा है मेरे को, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी जानी चाहिए, अगर 0.5 है तो 5 तो 4.5 एम्पियर जानी चाहिए यहाँ पे। उस हिसाब से मेरे को शंट का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो और 0.5 एम्पियर इसमें जाएगी, तभी तो 5 एम्पियर की रीडिंग हो पाएगी। तो इसके अलग अलग तरीके, सिंपल सी बात है। इसमें जाने वाली करंट ISH होती है, और ये तो मेरे पास R इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये I मीटर की करंट होती है IM। ठीक है, तो मुझे पता दोनों के अक्रॉस वोल्टेज समान रहती है पैरेलल में, या तो इसको इस फॉर्मूले से कर लो, ISH इंटू RSH इजकल टू IM इंटू RM। यहां से निकलता है, क्या पूछा है इसने, RSH पूछा है, तो RSH आपको पता है IM 0.5 इंटू 1। ठीक है, और ये क्या हो गया, बेसिकली ये वोल्टेज है, और अपॉन के RSH 4.5 इससे काट दो। ठीक है, और ये आ गया आपके पास भाई 0.5 एम्पियर है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 5 नम 45, और ये आ गया आपके पास 1/9 ओम। अब ये देख लो किसके बराबर है, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा आपके पास इसमें ना। ठीक है, 0.11 तो कौन सा रहा, 0.11। या इसको अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो ना, देखो ऐसे देख लो, यहाँ पे भाई वोल्ट RSH निकालनी है आपको। ठीक है, तो इसमें जाने वाली वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर ही है, सेम 0.5 इंटू 1, तो 0.5 वोल्ट ही हो गया, और बटे 4.5, तो 1/9 है। और तो ये आ गया आपके पास भाई 0.111 होगा भाई, तो 0.11 का मतलब ये वाला करीब आ रहा 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। और जैसे कि मैं बता दूं, ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं आपके पास, जो आपका बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए जा रहे हैं, एग्जाम का जो सिलेबस है उसके आधार पर कराए जा रहे हैं। जो बच्चा कोर्स में एनरोल होना चाहता है, ये कोल इंडिया का बैच है। इसमें SCCL, NCL, MCL या फ्यूचर में आने वाली जितनी भी कोल इंडिया की कंपनियां हैं,
उनका कोई भी कंटेंट आता है तो उसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। और 1 साल की वैलिडिटी है इसमें, तो आपको बेचिंत रहना है इसमें, कि यानी कि आपको अगर फ्यूचर में मान लो 2 महीने बाद दूसरी कोल इंडिया लिमिटेड की भर्ती आ गई है तो आपको अलग से कोर्स लेना पड़ेगा, वो इसी में कवर कराएंगे हम। अगर कुछ नया चैप्टर आता है तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। और कोर्स के अंदर ही बुक अवेलेबल है। मैं पहले बता दूं, जो बच्चा कोर्स ले रहा है उसे बुक लेने की ज़रूरत नहीं, और कोई बच्चा कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, मान लो कहीं और से पढ़ रहा है, ठीक है, तो भाई वो हमारी बुक ले सकता है। बुक बिल्कुल सिलेबस के आधार पे बनाई गई है। पहले 2 चैप्टर इसके फ्री रखे गए हैं ताकि आप उन चैप्टर को पढ़ सको, कंटेंट की क्वालिटी देख सको, कंटेंट किस तरीके का है, समझ में आ रहा है तो देख सको। तो सारे एप्लीकेशन पर ये मिलेगा कहाँ, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जेईई एकेडमी, ठीक है। और साथ में उसमें बुक वाले फोल्डर में बुक मिलेगी आपको, और पेड कोर्स वाले में ये कोर्स मिल जाएगा। साथ में बता दूं, ये मेगा कोर्स है हमारा, ये आपका 5 साल की वैलिडिटी के लिए है। इसमें काफ़ी सारे कोर्स कवर होते हैं आपके पास, जैसे कि PGCL, SSC जेई, RRB जेई या अदर स्टेट जेई, ठीक है, क्योंकि इनके जो एग्जाम पैटर्न है लगभग सिमिलर सा रहता है, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म का सोच रहा है, इसमें वैलिडिटी 5 साल की लाइफ टाइम लिखी हुई है, तो 5 साल है, 5 साल में हमारा मतलब कि हमें लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, मेहनत करेगा तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।